चैरिटेबल आश्रम में स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुलदीप सर जो हमारे ओनर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बीएससी के साथ में यहाँ पर एक सुविधा और दी जा रही है। साथ में आपको यहाँ पर कंपटीशन की एकेडमी के साथ में फ्री क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर लाइब्रेरी भी जो है वो ज्वाइन कराई जाएगी। आज हम फिलहाल के बीएससी सेकेंड ईयर का जो कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी के सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। यहाँ पर ये तीनों ही पेपर हमारे 75 मार्क्स के हैं। 75 मार्क्स हमको किस तरीके से मिलेंगे? पेपर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें हमारे पास में 2 बुक्स हैं, रियल एनालिसिस और द थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि आपका वास्तविक विश्लेषण और अभिसरण सिद्धांत। ये दोनों ही बुक्स मिलकर हमको 75 मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स जो हैं वो हमको यहाँ पर देंगी। इसके अलावा अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ भी हमारे पास में 2 बुक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। दोनों ही सिचुएशंस में आप जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही आप टॉपिक्स सीनियर क्लास में आप पढ़ चुके हो और सीनियर क्लास से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा हमको वहाँ पर सिलेबस जो है वो हमारा समरी टाइप में था, संक्षिप्त में था। यहाँ हमको विस्तृत रूप से उसको पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे पेपर सेकंड की, लेकिन पेपर सेकंड जो है वो हमारा 2 तरीके से डिवाइडेड किया गया है, 50 + 25, यानी कि 50 + 25, यानी कि थ्योरी जो है वो आपकी 50 मार्क्स की है यहाँ पर, और प्रैक्टिकल जो है वो आपका 25 मार्क्स का है, जो कि आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशन वाली बुक में से ही होगा, जिसमें से आपके 2 यूनिट्स को शामिल किया गया है, एक आपके यूनिट फर्स्ट को और एक यूनिट फोर्थ को। इन दोनों को मिला के आपके 25 का आपका प्रैक्टिकल बनता है, जिनमें से आपके 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे और इसके अलावा आपका वाइवा होगा 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का आपका रिकॉर्ड होगा। इन दोनों को टोटल मिलाकर आपके 25 मार्क्स मिलते हैं और थ्योरी के होते हैं 50, यानी कि टोटल आपका 75 मार्क्स। इसी तरीके से आपका पेपर थर्ड जो है, इसमें भी 2 बुक्स को शामिल किया गया है। ये हमारे मैकेनिक्स है थर्ड पेपर, जिसमें आपके एक तो स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान और एक शामिल किया गया है डायनामिक, यानी कि गति विज्ञान। इस पेपर में से आपको पूरे के पूरे 75 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से हमारे 2 यूनिट्स हमारी स्टैटिक्स में से शामिल की गई हैं और 3 यूनिट्स हमारे डायनामिक यानी कि गति विज्ञान में से इसको शामिल किया गया है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारी 2 बुक्स को शामिल किया गया है, आपके रियल एनालिसिस, आपकी वास्तविक विश्लेषण, और दूसरा आपका शामिल किया गया है द थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि आपका अनुक्रम सिद्धांत। चलिए इसमें हम यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो यूनिट फर्स्ट है आपके द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय है, जिसमें आप सीनियर्स में आपके समुच्चय, आपके संख्याएं, आपके संयुक्त फलन, इनको आप जो पढ़कर आए हो उनका ही विस्तृत रूप आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें हम कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब इसके आगे अगर हम बात करें हमारी यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड में हमारे 2 एक्सरसाइज को शामिल किया गया है, जिसमें से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट वो रियल एनालिसिस में से है और दूसरी आपकी अभिसरण सिद्धांत द थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में से शामिल किया गया है, जिसमें से एक वास्तविक अनुक्रम और एक है हमारा इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी या अनंत पदों की श्रेणी को शामिल किया गया है। यूनिट थर्ड की बात करें तो ये यूनिट थर्ड आप सीनियर में जूनियर में आराम से पढ़ कर आए हो। जूनियर की अगर हम बात करें तो जूनियर में आपने सीमा लिमिट एक टॉपिक पढ़ा था और सीनियर में जब आप थे तो आपने एक छोटा सा टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सीमा, सातत्य और अवकलनीयता। इसके बारे में हम जूनियर सीनियर में डिस्कशन कर चुके हैं, इसका विस्तृत रूप आपको यहाँ मिलेगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरम्स भी यहाँ पर मिलेंगी जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 थ्योरम्स की अगर हम बात करें तो हमारे बाल्जानो थ्योरम और रीमान थ्योरम जो है वो इन दोनों को ही कंप्लीटली शामिल करके 2 मेजर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हमको मिलते हैं। चलिए यूनिट फोर्थ की बात करें अगर हम, तो एक अकेली टॉपिक है हमारा रीमान थ्योरम। इसमें आपको रीमान प्रमेय, हमारे जो एक मैथमेटिकल हुए हैं रीमान जिनका नाम है, इनके आधार पर 2 थ्योरम्स इसमें शामिल की गई है, रीमान थ्योरम एंड डार्बी थ्योरम। इन दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है, जिससे आपको एक मेजर क्वेश्चन थ्योरम का निश्चित रूप से यहाँ से मिलेगा। लास्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनफाइनाइट थ्योरम, यानी समाकलन प्रमेयों के
अनुप्रयोग। इसमें आपके जो इंटीग्रेशन थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड आपको अनुप्रयोग यानी कि कुछ प्रैक्टिकल्स नॉलेज आपको दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपकी 4 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, जिनमें से शुरू की 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री यानी कि आपकी प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरणों की 2 एक्सरसाइज यानी कि टोटल मिलाकर 4 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। इसमें से आपके थ्योरी का जो ए बी सी तीनों सेक्शन है, तीनों ही सेक्शनों में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इसी के साथ इसमें से आपको एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी निश्चित रूप से मिलता है। चलिए सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय घात के यानी कि जो हमारे प्रथम घात के समाकलन अवकलन समीकरण है उनसे ज़्यादा आगे बढ़कर एक क्रम आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो द्वितीय कोटि यानी d2y/dx2 वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि युगपत अवकल समीकरण। इस युगपत अवकल समीकरण में आपके जो आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में जिसको पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ यूनिट हमारी सेकंड बुक यानी कि जो दूसरी बुक है हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण उसमें से शामिल किया गया है, जिसमें से आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के आंशिक अवकल समीकरण, और यूनिट 5 जो है आपकी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरणों को शामिल किया गया है। इन दोनों में जो है आपकी शुरुआत की जो आपने थर्ड यूनिट पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन की उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बस फर्क इतना सा होगा, यहाँ पर इक्वेशन जो था वो ऑर्डिनरी था, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो पार्शियल यानी कि आंशिक हो जाएंगे। पेपर थर्ड की बात करें, मैंने पेपर थर्ड में आपको बताया ये 75 मार्क्स का है। इसमें 2 बुक्स को शामिल किया गया है हमारे स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान और डायनामिक यानी कि गति विज्ञान। ये थोड़ा सा पेपर हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स के टॉपिक्स न्यूमेरिकल से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आपने फिजिक्स में जूनियर क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन, घर्षण। इसमें हम घर्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्योरम्स जितने भी हैं वो इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो ये इसमें आपके 2 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कैटेनरी और दूसरी एक्सरसाइज आपको शामिल किया गया है ग्रेविटी सेंटर यानी कि गुरुत्व केंद्र। थर्ड यूनिट जो है वो हमारी डायनामिक में से शामिल की गई है। इसमें हमारी 3 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। इस पूरी एक्सरसाइज यानी कि यूनिट को एक साथ नाम दिया गया है मोशन, क्योंकि तीनों ही एक्सरसाइज में हमारे जो है पिंड की जो गति होती है, जो हमारे कण की गति होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको घर्षण भी यहाँ देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, कैटेनरी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट हमारे 2 एक्सरसाइजों को मिलाकर बनाई गई है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन यानी कि वेग और त्वरण, जो कि आप जूनियर और सीनियर क्लास में आराम से फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे रिलेटेड हमारे पास में यहाँ केवल न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 जो है इसमें हमारे एक एक्सरसाइज इम्पैक्ट यानी कि संघट्ट को शामिल किया गया है। तो ये आपका रहा कोटा यूनिवर्सिटी का डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये आपकी अकेली यूनिट है और आपकी अकेली यूनिट जो है आपको केवल 2 एक्सरसाइजों को इसमें शामिल किया गया है, आपके फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड दियर एग्जांपल्स, इन पर आधारित आपके उदाहरणों को। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि भाई सबसे पहले कि भाई आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, आप जिस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हो वो आखिर में है क्या, हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें एक एक अक्षर की, एक एक शब्द की। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि सबसे पहले अवकल समीकरण जो है वो किसे कहेंगे, किन्हें कहें अवकल समीकरण, तो हम सीनियर क्लास में एक छोटा सा रिलेटेड हम ये वर्ड आराम से पढ़ते हुए आ रहे हैं dy/dx, जिसमें आप कहते हो कि हमने यहाँ y का डिफरेंशिएशन, y का अवकलन किया है x की रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जूनियर क्लास का यहाँ अगर करता हूँ तो आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनमें से आपके फ्रीडम वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर कौन से हैं।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर की, कि किसे हम स्वतंत्र चर कहेंगे और किसे हम आश्रित चर, यानी कि फ्री वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो y दिया गया है ये इस पर आधारित है, आधारित यानी इस पर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे आश्रित चर। और जिसकी रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिसके सापेक्ष आप इसका अवकलन कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम स्वतंत्र चर। क्या ये बात आपकी समझ में आई? तो अब हम बात कर रहे थे कि अवकल समीकरण क्या है, तो हम ये कहेंगे कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर से रिलेटेड हमारी जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं वेरिएबल में, हम उन सभी को मिलाकर बोलते हैं अवकल समीकरण। अब हम दूसरी बात करते हैं हमारी कि ये फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर क्या चीज है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो भाई मैं कह रहा हूं कि अवकल समीकरण है प्रथम कोटि, कि भाई कोटि क्या चीज है। तो कोटि की अगर बात करें तो हम ये बात करते हैं कि कोटि में सबसे पहले तो कि आपने कई बार इनसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन देखे होंगे, dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx3, डॉट 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 dny अपॉन dx की पावर n। क्या आपने सभी इन चीजों को बार बार नोटिस किया है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इनका क्रम चल रहा है, जो इनकी सीरीज चल रही है, जो इनका क्रम चेंज हो रहा है, जैसे मैं इसे कहूँ कि इसका क्रम की बात करूँ, इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ये 1 क्रम का है, इसके क्रम की बात करूँ तो ये सेकंड क्रम का है, इसके क्रम की बात करूँ तो ये थर्ड क्रम का है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊँ तो ये n क्रम का है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्डर यानी कि कोटि क्या चीज है, कि जो डिफरेंशिएशन, जो हमारा अवकल समीकरण जितने क्रम का अवकलज है वो उसकी कोटि कहलाएगी। तो अब इसने बोला फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि, यानी इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमको जितने भी सवाल दिए जाएंगे वो हमारे पास में सारे के सारे किसके होंगे, फर्स्ट ऑर्डर यानी dy बाई dx में ही होंगे, आगे आने वाले किसी भी क्रम में शामिल नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की, कि हमारे पास में भाई डिग्री क्या चीज है। तो सबसे पहले हम डिग्री की बात करें तो भाई इसको बोलते हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। तो प्रथम घात का मतलब है पावर। पावर का मतलब है कि भाई पावर तो आप कहोगे कि सर इसमें किसी में भी हम इसमें पावर लगा दे तो वो उसकी पावर हो जाएगी, लेकिन इसमें इस एक्सरसाइज के अंतर्गत अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा हमारा डिफरेंशिएशन होगा, जितने क्रम का हमारा अवकलज होगा सबसे बड़ा, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर dy बाई dx है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1, तो ये इसकी dy बाई dx की डिग्री है, इसकी घात है। अगर मैं कहूँ d2y अपॉन dx2 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो ये 2 इसकी घात है, यानी हमारे जितने क्रम का उच्च अवकलज होगा उसकी जितनी भी घात है वो हमारे सवाल में, जो भी प्रश्न में हमको दिया गया है, उसकी पावर होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटे से। जैसे अगर हमें सपोज कीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर d2y अपॉन dx2 की पावर 2 प्लस dy बाई dx की पावर 3 प्लस y इजगल टू 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे इसमें पूछ रहा है कि आप इसका ऑर्डर, इसकी कोटि और इसकी डिग्री, इसकी घात को ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले तो ये ध्यान करना है कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें हमको सबसे उच्चतम क्रम का अवकलज देखना है। तो सबसे उच्चतम क्रम के अवकलज की बात करें तो यहाँ सबसे उच्चतम क्रम का अवकलज जो है वो है हमारा d2y अपॉन dx2, और इसका मतलब इसकी कोटि जो है वो कितनी हो गई, 2। और अब अगर हम बात करें कि डिग्री, तो इसमें उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो हाईएस्ट जो है ऑर्डर्ड वाला वो हमारा d2y अपॉन dx2 है, इसके ऊपर कितनी घात है, तो इसके ऊपर हमारी पावर है 2। यहाँ पर कई बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि सर इसकी पावर तो 2 है लेकिन ज्यादा वाली इसकी है,
लेकिन ये हमको इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि इसका उच्चतम क्रम का अवकलज जो है वो d2y/dx2 है, ना कि dy/dx। ठीक है, ये टॉपिक आपके समझ में आता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम बात करते हैं ODE की। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोली ODE। कई बार हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स का इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जॉइंटली पूछा जाता है। ODE का मतलब है यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ODE की, कि साधारण अवकल समीकरण हमारा क्या होता है। साधारण अवकल समीकरण की अगर हम बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा सवाल जिसमें से अगर हम सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर गुणांकों को हटा दें, जैसे भी हमें जैसा भी रूल लगाना चाहें, चाहे हमको इंटीग्रेशन करना पड़े, चाहे हमको डिफरेंशिएशन करना पड़े, या मैथमेटिकल अलजेब्रिकल जो भी हमको इक्वेशन लग रही हो, उसको लगाकर हम अगर सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू को अगर उसमें से हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है x = a cos nt प्लस एल्फा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमको इस वाली इक्वेशन को, जो मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ, इस समीकरण 1 को ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण में इसको परिवर्तित करना है। तो जिस भी सवाल में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या साधारण अवकल समीकरण चेंज करना है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे इसमें से कांस्टेंट वैल्यूओं को गायब करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू है कितनी हमारी। मुझे यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, एक तो a और एक एल्फा। अब सबसे मेन बात, मैं आपको एक शॉर्टली ट्रिक देता हूँ आपके दिमाग में आइडियाज लगाने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाए कि भाई मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि कई बार हमारे पास में सवाल होता है, हम उसका डिफरेंशिएशन भी करते रहते हैं और करते जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमको कितने सवाल का डिफरेंशिएशन कितनी बार करने पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू उसमें से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जितने भी कांस्टेंट आपके सवाल में उपस्थित हैं, आपको उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको 2 कांस्टेंट वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है, a और एल्फा। तो अगर हम शॉर्टली दिमाग में अगर लगाएं, थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन फर्स्ट का कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष x का अब समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t की रेस्पेक्ट में t के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो सबसे पहले यदि मैं x का t की रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूँ तो ये होता है dx/dt। यहाँ पर a हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, अचल वैल्यू है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और इसको यों का त्यों जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं cos nt प्लस एल्फा की। तो मैं ये जानता हूँ कि cos x का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ x की रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा होता है माइनस के साइन x। तो इसका मतलब अगर cos का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के साइन nt प्लस एल्फा। इसके बाद में मैं इसमें जो थीटा मुझे दिया हुआ है nt प्लस एल्फा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ अगर मैं nt का t की रेस्पेक्ट में करता हूँ तो t की वैल्यू तो होती है 1, तो हमारा कौन बचेगा यहाँ पर n, और एल्फा का करता हूँ डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 0। इसको एक साइड जमाकर लिख देते हैं, ये होता है हमारा an माइनस के साइन nt प्लस एल्फा, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को अगर गौर करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू उपस्थित है।
यानी कि ये अभी कांस्टेंट वैल्यू इसमें से गायब नहीं हुई है। तो आपको डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जो अचर गुणांक है वो इसमें से गायब ना हो जाए या विलुप्त ना हो जाए या इनका एलिमिनेशन ना हो जाए। तो इसके लिए मैं इसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ही की रेस्पेक्ट में इसका इक्वेशन सेकंड का एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो इसका अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूं तो dx अपॉन dt यहां पर अगर मैं देखूं ये माइनस an ये यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो जैसी है वैसी की वैसी इसको मैं छोड़ देता हूं, तो माइनस के an। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइन की, तो मैं जानता हूं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है भाई, cos थीटा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये होगा cos nt प्लस अल्फा, और इसके बाद में थीटा का और करना है तो nt का किया तो एक n और आ जाएगा और अल्फा का करूंगा तो 0। तो यहाँ पर मेरे पास में एक n और आ जाएगा। इसको अगर मैं जमा कर लिखता हूँ तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के an स्क्वायर cos nt प्लस अल्फा मेरे पास में इक्वेशन थर्ड आती है। अब यदि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट को और आपकी इक्वेशन थर्ड को आप एक बार गौर कीजिए, एक बार इसको देखिए, तो आपके पास में देखोगे कि यहाँ आपको a cos nt प्लस अल्फा आपकी इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिख रहा है। यानी अगर मैं इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट से a cos nt प्लस अल्फा की जगह कितना लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के ax यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इसकी जगह, सॉरी n स्क्वायर x, n स्क्वायर है a cos nt प्लस अल्फा का मान है x, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया माइनस के n स्क्वायर x। और इसको यदि मैं एक साइड ले आऊं, एक तरफ ले आऊं, तो ये dx अपॉन dt प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस इक्वेशन 4 को, समीकरण 4 को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी एक भी कांस्टेंट वैल्यू a और अल्फा में से नजर नहीं आ रही है। तो इस वाले इक्वेशन 4 को, इस समीकरण 4 को हम बोलेंगे ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद में हम इसी टॉपिक में एक टॉपिक और लेते हैं, हमारा छोटा सा सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी कि पृथक चरों के द्वारा सवालों को हल करना। पृथक चरों में हमको जो प्रश्न दिए गए होते हैं पृथक चरों के लिए, पृथक्करण की अगर हम बात करें, पृथक चरणों में हल, सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सवालों को अलग अलग करना। इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे पास में जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें हमको x और y के मान सेपरेट करके इन सवालों को हल करना पड़ेगा। सपोज कीजिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy और 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू जो है वो dy के साथ यानी y के रेस्पेक्ट में है, जबकि y की जो वैल्यू है वो x के रेस्पेक्ट में। यानी अगर हमको इसमें इस मान से अगर ODE ज्ञात करना है, साधारण अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो इस मान का इंटीग्रेशन हम ज्ञात नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो x की है, रेस्पेक्ट में दिया हुआ है y, यानी x की रेस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन समाकलन आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इनको जो है सेपरेट पोर्शन में लेकर आएंगे, यानी x की रेस्पेक्ट में x की वैल्यू और y की रेस्पेक्ट में y की वैल्यू। तो अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से ट्रांसपोजिंग कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो जे यहाँ पर ये गुणा में है, अगर वो सामने जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको मैं dy इक्वल टू dx अपॉन 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को यदि इधर लेकर आता हूँ, ट्रांसपोजिंग करता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास में y की जो वैल्यू है वो y के रेस्पेक्ट में है, और x की जो वैल्यू है वो x की रेस्पेक्ट में है। अब इन दोनों से वैल्यूज ज्ञात करने के लिए, यानी कि मुझे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि मानों को ज्ञात करने के लिए, साधारण अवकल समीकरण बनाने के लिए, सॉल्यूशन प्रथम कोटि के चर बनाने के लिए मुझे इनका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यदि मैं इनका इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो y के रेस्पेक्ट में, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, तो मैं ये जानता हूँ कि आपके पास में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx की रेस्पेक्ट में tan इनवर्स x इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, क्योंकि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x की जगह पर हम काम में लेंगे y को, तो इस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स y। और यदि मैं इस वाले वैल्यूज का इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा tan इनवर्स x। लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके पास में ये जो इंटीग्रेशन दिए गए हैं, ये जो समाकलन दिए गए हैं, ये अनिश्चित समाकलन है, यानी इनमें लिमिट्स आपको नहीं दी गई है, सीमा आपको नहीं दी गई है। और जब आपके पास समाकलन में लिमिट्स नहीं दी गई हो, निश्चित समाकलन नहीं दिया गया हो, तो आपको एक अचर गुणांक, एक कोएफिशिएंट लगाना अनिवार्य होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं c से। अब इसमें c को हम आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अब हमारे बाकी की वैल्यूज को हम देखें तो वो tan इनवर्स में चल रही है, और अचर गुणांक हमारा कोई भी हो सकता है। तो इसमें मैं इस c के साथ में एक अचर गुणांक इसको बना लेता हूँ tan इनवर्स c। अब इस tan इनवर्स x को यदि मैं एक साइड लेकर आऊँ, तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स y माइनस के tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। अच्छा, अब सीनियर क्लास में मुझे एक छोटी सी बात याद आई है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको अपने बचपन में छोटी सी एक बात याद आएगी कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, यानी कि ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से इस tan इनवर्स को जो है एलिमिनेट करना है, गायब करना है, हटाना है। तो इसके लिए मुझे इसमें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स a माइनस b के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो क्या आप में से कोई बता सकता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या है? तो हम छोटा सा बचपन में याद जाए, जूनियर क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है हमारे पास में tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a। ये हमारा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। इसको यदि हम इस पर अप्लाई करें तो हमारे a की जगह पर यहाँ पर y है, और b की जगह पर यहाँ पर हमारे पास में x है। तो इसको यदि मैं अप्लाई करूँ तो ये tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx या xy बनता है, और सामने है हमारे tan इनवर्स c। और इसमें से अगर मैं tan इनवर्स और tan इनवर्स का एलिमिनेशन कर दूं, लेकिन हाँ, आपको यहाँ गौर करने वाली एक बात है, आप tan इनवर्स से tan इनवर्स को यहाँ काट मत देना, नहीं तो आपके एग्जामिनर जो है यहाँ पर मार्क्स काट सकते हैं, आपके नंबर काट सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कभी भी बिना थीटा वाले फलनों का, जिनमें थीटा अलग अलग है, उनको आप काट नहीं सकते। तो इनका एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटे होने वाले जितने भी कोण हैं, उनमें से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें से tan इनवर्स और इस tan इनवर्स का मैं इसमें कर रहा हूँ एलिमिनेशन। तो इसका मैं अगर एलिमिनेशन दोनों तरफ करूँ तो मेरे पास में वैल्यू बचती है y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स और इक्वल टू c। y माइनस एक्स को यहीं रखता हूँ, 1 प्लस वाई एक्स को मैं लेकर जा रहा हूँ सामने, तो y माइनस एक्स इक्वल टू c 1 प्लस वाई एक्स आपका प्रथम कोटि का और प्रथम डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन
आपको बनना। तो ये है यार ये हमारी छोटी सी बात। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप शेयर कीजिए, आप हमसे जुड़िए, आप इनक्रेडिबल आश्रम से जुड़िए, कुलदीप सर से जुड़िए, हम लोगों से जुड़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।